जिला प्रशासन ने शासकीय संस्थाओं और सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर बृहद स्तर पर वृक्षारोपण कराए जाने की योजना बनाई। अगले 1 महीने तक नर्मदा के किनारे और सरकारी भूमि पर 2.5 लाख से ज्यादा पौधे लगाए जाना तय। बारिश के मौसम में सर्पदंश की घटनाएं बढ़ जाती हैं। चिकित्सकों का कहना है सांप के डसने पर झाड़ फूंक ना कराएं, बल्कि समय रहते उपचार कराएं ताकि पीड़ित की जान की रक्षा हो सके। सरकारी जिला अस्पताल विक्टोरिया में इसका समुचित इलाज उपलब्ध है। केंद्र की भाजपा सरकार पर ईडी का दुरुपयोग करने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने टाउन हॉल में धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा, देश की जनता महंगाई से त्रस्त है, विपक्ष आवाज ना उठाए, इसके लिए कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को ईडी के जरिए षड्यंत्र पूर्वक प्रताड़ित किया जा रहा है। जबलपुर जिले के प्रभारी मंत्री गोपाल भार्गव ने रानीताल स्थित भाजपा कार्यालय में नगरीय निकाय चुनाव में महापौर पद सहित कुछ अन्य सीटों पर मिली हार पर मंथन करने के लिए भाजपा पदाधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि नगरीय निकाय चुनाव में भाजपा की स्थिति मजबूत रही है। मदन महल रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 के बाहर बना ऑटो प्रीपेड बूथ बंद पड़ा है, जिसके कारण यात्रियों को बेहद परेशानी उठानी पड़ रही है। वहीं ऑटो चालक भी मनमाना किराया वसूल रहे हैं। श्रावण मास के दूसरे सोमवार यानी 25 जुलाई को संस्कार कांवड़ यात्रा के आयोजन पर व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए कलेक्ट्रेट कार्यालय में जिला प्रशासन और कांवड़ यात्रा समिति के पदाधिकारियों की बैठक आयोजित हुई, जिसमें समिति सदस्यों को प्रशासनिक दिशा निर्देशों से अवगत कराया गया। रोग बाधाओं को दूर करने और देश की खुशहाली की कामना के साथ जगदम्बा कॉलोनी स्थित शिव शक्ति मंदिर में पूरे श्रावण मास भगवान शंकर का रुद्राभिषेक किया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में भक्त शामिल होकर पुण्य लाभ अर्जित कर रहे हैं। एक और जहां कई क्षेत्रों में जलापूर्ति बाधित होने से लोग परेशान हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कई जगहों में नल गंदा पानी उगल रहे हैं। गंदा और दूषित पानी आने से हलाकान स्थानीय रहवासियों में रोष व्याप्त है। बेलबाग थाना क्षेत्र के तहसीली चौक स्थित सत्यमेव जयते अपार्टमेंट की 3री मंजिल से गिरकर मृत हुए अधिवक्ता नितिन सोलंकी की पीएम रिपोर्ट फिलहाल पुलिस को नहीं मिली है। पुलिस के द्वारा आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। 10 रुपए के लेन देन को लेकर कुछ युवकों ने एक ऑटो चालक की बेरहमी से पिटाई की और मारपीट करते हुए उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वायरल वीडियो को संज्ञान में लेते हुए पुलिस ने पीड़ित ऑटो चालक की पतासाजी की और फिर उसकी शिकायत पर एफआईआर दर्ज करते हुए 3 लोगों को हिरासत में लिया। कैंट पुलिस ने एक गांजा तस्कर को देसी पिस्टल, कारतूस और 7 किलोग्राम गांजे के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक आरोपी नागपुर का रहने वाला है, जो वर्तमान में पासी मोहल्ला सर्वेंट क्वार्टर में अपनी विधवा बहन के घर पर रह रहा था। नमस्कार, बीटीवी न्यूज में स्वागत है आपका। आइए खबरों की शुरुआत करें, उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। जबलपुर पहुंचे प्रभारी मंत्री ने भाजपा कार्यालय में ली पदाधिकारियों की बैठक। चुनाव परिणामों पर किया गया मंथन। संस्कार कांवड़ यात्रा के आयोजन के लिए व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने कलेक्ट्रेट में आयोजित हुई एक बैठक। जिला प्रशासन ने आयोजकों को दी प्रशासनिक निर्देशों की जानकारी। समिति सदस्यों ने भी दिए अपने सुझाव। और 55 लाख बांस के एवं 2.5 लाख अन्य प्रजातियों के पौधों का होगा पौधारोपण। जिला प्रशासन ने शासकीय एवं सामाजिक संस्थाओं के साथ मिलकर बनाई योजना। 1 महीने तक चलेगा पौधारोपण कार्यक्रम। जबलपुर जिले के प्रभारी मंत्री गोपाल भार्गव ने रानीताल स्थित भाजपा कार्यालय में नगरीय निकाय चुनाव में महापौर पद सहित कुछ अन्य सीटों पर मिली हार पर मंथन करने के लिए भाजपा पदाधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि नगरीय निकाय चुनाव में भाजपा की स्थिति मजबूत रही है। जिले के प्रभारी मंत्री गोपाल भार्गव जबलपुर प्रवास पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने रानीताल भाजपा कार्यालय में मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि नगरीय निकाय चुनाव में मिला जुला परिणाम रहा है, लेकिन 80% सीटों पर जीत के साथ प्रदेश में भाजपा की स्थिति मजबूत रही है। उन्होंने कहा कि कार्यालय में आयोजित बैठक के दौरान कुछ सीटों पर हार के कारणों पर मंथन किया जाएगा और राज्य परिषद की बैठक में भी इस पर विस्तृत चर्चा करके हार की जवाबदारी तय की जाएगी। कुल मिला के निष्कर्ष ये है, यदि हम सारे सांख्यिकी लगाएं, सारा हिसाब लगाएं और वोट प्रतिशत लगाएं, तो हमें कुल मिला के तीनों स्तरों की संस्थाओं में, महापौर की भी, नगर पालिका पार्षदों की में भी और नगर परिषदों में भी, हमें तीनों में कुल मिला के
पिछला जो हमारा कार्यकाल था उस कार्यकाल से 60 गुनी ज़्यादा सफलता हमको प्राप्त हुई है। तो इसे हमें समेकित रूप से हमें कंसोलिडेटेड देखना पड़ेगा। ईडी, आईडी या दूसरी संस्थाएं जो हैं वो संवैधानिक संस्थाएं और अपना कर्तव्य पूरा कर रही हैं। यदि कुछ नहीं होगा तो स्वाभाविक रूप से वो मुक्त रहेंगी, और यदि कुछ हुआ होगा तो जो भी उस पर इन्वेस्टिगेशन में आएगा तो उस पर विधि अनुसार कार्रवाई होगी। वहीं प्रभारी मंत्री ने सोनिया गांधी से ईडी द्वारा की जा रही पूछताछ के मसले पर कहा कि यदि उन्होंने कुछ नहीं किया है तो उन्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। श्रावण मास के दूसरे सोमवार 25 जुलाई को संस्कार कांवड़ यात्रा के आयोजन पर व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए कलेक्ट्रेट कार्यालय में जिला प्रशासन और कांवड़ यात्रा समिति के पदाधिकारियों की बैठक आयोजित हुई, जिसमें समिति के सदस्यों को प्रशासनिक दिशा निर्देशों से अवगत कराया गया। वहीं सदस्यों ने भी अपने सुझाव दिए। बैठक में नवनिर्वाचित महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू भी शामिल हुए। कोरोना काल के 2 वर्ष बाद सावन मास के दूसरे सोमवार 25 जुलाई को ग्वारीघाट से कैलाश धाम तक संस्कार कांवड़ यात्रा निकाली जाएगी। कांवड़ यात्रा के दौरान ट्रैफिक सहित अन्य व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए कलेक्ट्रेट कार्यालय में एक बैठक आयोजित हुई, जिसमें संस्कार कांवड़ यात्रा समिति के शिव यादव, राजेश यादव समेत प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारी और नवनिर्वाचित महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू भी शामिल हुए और उन्होंने अपने सुझाव भी दिए। माननीय कलेक्टर महोदय ने संस्कार कांवड़ यात्रा समिति के साथ एक बैठक करी, जो 12वीं संस्कार कांवड़ यात्रा 25 जुलाई को प्रारंभ होगी और संपन्न होने जा रही है। उस विषय पे जो है यात्रा समिति के तमाम सदस्यों के साथ बैठ के और पूरा प्रशासन बैठा और हर बिंदु पे जो है गहन चर्चा परिचर्चा करी गई, जिससे ट्रैफिक भी अव्यवस्थित ना हो, स्कूलों में भी कोई फर्क ना पड़े और किसी प्रकार की कोई घटना दुर्घटना ना घटे। इसको लेके जो है एक बड़ी सजगता के साथ जो है माननीय कलेक्टर महोदय ने संस्कार कांवड़ यात्रा समिति के सदस्यों के साथ जो है ये चर्चा करी और जो भी उस पर जरूरी दिशा निर्देश थे उन्होंने अधिकारियों को भी दिए और कांवड़ यात्रा समिति ने भी सहज रूप पे इस सजगता के साथ जो है कांवड़ यात्रा को संपन्न कराने की जवाबदारी ली। हम लोगों ने जो हमारी संस्कार कांवड़ यात्रा के शिव भाई, नीलेश भाई और बाकी सारे लोगों ने मिलकर अपनी व्यवस्थाएं बताई, प्रशासन से जो सहयोग चाहिए वो बताया, जो हर बार मिलता है, जिससे कि एक पूरे विश्व में जानी जाने वाली, आगे हम लोग उम्मीद करते हैं कि गिनीज बुक में भी वो दर्ज होगी, अभी गोल्डन बुक में दर्ज हो चुकी है। हज़ारों लाखों की संख्या में लोग उसमें होते हैं और प्रशासन पूरा सहयोग करता है। इस बार भी प्रशासन पूरा सहयोग कर रहा है। प्रशासन और हमारे वॉलंटियर्स और हमारी टीम मिलकर एक बहुत शानदार कांवड़ यात्रा जबलपुर शहर में निकालते हैं और प्रयास ये रहता है कि किसी को भी किसी प्रकार की परेशानी शहर वासियों को ना हो और एक धार्मिक अद्भुत आयोजन हो जाए। और मैं तो अपील करता हूं संस्कार देने वाले वासियों से, सभी से, कि आप सभी आएँ, कांवड़ यात्रा में शामिल हों, पुण्य लाभ लें और प्रभु से कामना करें, माँ नर्मदा से कामना करें कि हमारा शहर उन्नति करे, आगे बढ़े, तरक्की करे। धन्यवाद। बैठक के दौरान संस्कार कांवड़ यात्रा के पदाधिकारियों को प्रशासनिक व्यवस्थाओं की जानकारी दी गई और समिति के वॉलंटियर्स को भी प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। कांवड़ यात्रा को लेकर मीटिंग ली गई है कांवड़ यात्रा समिति के साथ में, तो सारे उन्होंने जो बिंदुएं और अपेक्षाएं एडमिनिस्ट्रेशन से हमारे सामने रखी हैं, उनको सभी को एडमिनिस्ट्रेशन तैयारियां कर रहा है, जिससे कि शांतिपूर्ण और गरिमापूर्ण कांवड़ यात्रा निकल जाए। ट्रैफिक प्लान बनाया गया है, उनके वॉलंटियर्स की ट्रेनिंग जो है ट्रैफिक पुलिस कराएगी कि उनके द्वारा क्या करना है, और डीजे पे कंट्रोल करने की बात की गई है, तो उनके ही वॉलंटियर्स जो है सारा कुछ कंट्रोल करेंगे। और हमारी जो ट्रैफिक पुलिस है और शहर की पुलिस है कल उनको एक ट्रेनिंग दे देगी। रोग बाधाओं को दूर करने और देश की खुशहाली की कामना के साथ जगदम्बा कॉलोनी स्थित शिव शक्ति मंदिर में पूरे श्रावण मास भगवान शंकर का रुद्राभिषेक किया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में भक्तगण शामिल होकर पुण्य लाभ अर्जित कर रहे हैं। जिला प्रशासन ने शासकीय संस्थाओं और सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर वृहद स्तर पर वृक्षारोपण कराए जाने की योजना बनाई है। अगले 1 महीने तक नर्मदा के किनारे और सरकारी भूमि पर 2.5 लाख से ज्यादा पौधे लगाए जाना तय है।
कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी ने बताया कि अगले 1 महीने में सतत वृक्षारोपण कराया जाएगा। वन विभाग की मदद से बांस के 55,000 पौधे नर्मदा के किनारे लगाए जाएंगे। साथ ही सरकारी एवं समाज सेवी संस्थाओं के साथ मिलकर शासकीय भूमि पर 2.5 लाख से ज्यादा पौधे लगाए जाएंगे। पौधों का संरक्षण भी सुनिश्चित किया जाएगा। प्लांटेशन है, मतलब है ना, उसके लेकर हम लोग ने अगेन डायरेक्शन दिए गए। सभी डिपार्टमेंट्स भी है ना, मतलब प्लांटेशन के लेकर तैयारी करेंगे। अब जल्दी ही हम लोग चुनाव के बाद हम सामाजिक संगठन, शैक्षणिक संस्थाएं हैं, मतलब उनके साथ हम लोग है ना मीटिंग लेंगे। जिला पंचायत का भी नर्मदा के किनारे प्लस है ना ब्लॉक प्लांटेशन और औषधि पौधे हैं एक देवारण्यम प्रोजेक्ट के अंतर्गत ना लगाने के है ना प्रोग्रेस है ना हर सप्ताह की बेस पे ना रिव्यू करने के लिए निर्देश दिए हैं सीओ जिला पंचायत को। कहाँ भी हम लोग ना अमृत सरोवर है ना प्रोजेक्ट कंप्लीट हुए हैं, वहाँ भी है ना उसके साथ साथ है ना फलदार पौधे और छायादार पौधे का है ना प्लांटेशन होना है। सो आज अगले 1-1.5 महीने हमारे लिए वृक्षारोपण के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ना टाइम है। सो सभी डिपार्टमेंट, सभी एजेंसीज है ना एक साथ है ना मिल करके इस बार अधिकतम है ना प्लांटेशन लगा दे। ना सिर्फ प्लांटेशन करें, उसको सुरक्षित रूप से ना हम लोग इसको है ना कैसे है ना बचा सकते हैं, उसको उपाय भी करें। सर कितने लक्ष्य रखा है वृक्षारोपण का आप लोगों ने इस बार? अभी हम लोगों ने सिर्फ है ना बांस का, बैम्बू का है ना प्लांटेशन है इस बार है ना हम लोग है ना इवन 55,000 के आसपास है ना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के माध्यम से लक्ष्य रखे हैं। इसके अलावा जिला पंचायत के माध्यम से और नगरीय निकाय, नगर निगम, नगर पंचायत के माध्यम से कम 2.5 लाख है ना हम लोग है ना ऊपर है ना पौधारोपण करने के लक्ष्य रखा है। बट ऐसा कोई लक्ष्य नहीं है, इसको हम लोग है ना डेफिनेटली क्रॉस करेंगे। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी हैं, जैसे मेडिकल कॉलेज में 5,000 लगना है और इंजीनियरिंग कॉलेज में 10,000 लगना है। सो लगातार है ना हम लोग इसको मॉनिटरिंग करेंगे कितने मैक्सिमम कर सकते हैं। बट सिर्फ पौधे लगाने से नहीं, पौधे से बचाने के ना क्या उपाय है उसको लेकर है ना हमारी लक्ष्य है ना चेंज होगी। कलेक्टर का कहना है कि इस अभियान में जिला पंचायत, जनपद पंचायत एवं नगर निगम की भी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। बारिश के मौसम में सर्पदंश की घटनाएं बढ़ जाती हैं। चिकित्सकों का कहना है सांप के डसने पर झाड़ फूंक ना कराएं, बल्कि समय रहते उपचार कराएं ताकि पीड़ित की जान की रक्षा हो सके। सरकारी जिला अस्पताल विक्टोरिया में इसका समुचित इलाज उपलब्ध है। बारिश का मौसम प्रारंभ होते ही सांप के डसने की घटनाएं भी बढ़ जाती हैं। हर 6-7 दिनों में स्नेक बाइट का एक मरीज जिला चिकित्सालय पहुंच रहा है। डॉक्टर्स का कहना है कि मरीज और उसके परिजन झाड़ फूंक में समय बर्बाद कर देते हैं, इससे जान जोखिम में पड़ जाती है। इस मामले में जागरूकता बेहद जरूरी है। विक्टोरिया में स्नेक बाइट के इंजेक्शन सहित इसका समुचित उपचार सहज उपलब्ध है। देखिए, सांप काटने में विशेष ये बोलना चाहूँगा, जनमानस को ये संदेश क्लियरली होना चाहिए कि अमूमन जो होता है कि जो स्टैटिक्स डेटा बोलते हैं कि लगभग 70-80% सांप जहरीले नहीं होते हैं और जो बाकी बचे 30% जो जहरीले होते हैं उनके भी काटने से 50% लोगों को ही विष चढ़ता है उसका। तो इससे भ्रांति, इस जो स्टैटिक्स में एक भ्रांति ये होती है कि लोग ना सांप काटने के बाद झड़ाने फुकाने के लिए चले जाते हैं और जिन सांपों में जहर नहीं था या फिर जहरीले सांपों काटने से जहर के शरीर में जहर नहीं गया, वो कुछ भी विधा करें वो ठीक हो जाते हैं। तो एक भ्रांति ये होती है कि फला जगह जाने से मरीज को ये फला झाड़ा फूकी से मरीज ठीक हो जाता है, लेकिन ये अमूमन वो केस होते हैं जिनमें जहर नहीं होता और जिनमें जहर होता है उसके लिए ASV के अलावा और कोई उपचार भी है नहीं, मतलब उसको हॉस्पिटलाइज करके ही प्रॉपर दवाई से ही ठीक होगा। और सांप काटने के बाद देख के ये नहीं बताया जा सकता कि फला सांप जहरीला था या नहीं था। तो मैसेज ये है कि जिसको यदि कभी सर्प काटे किसी को तो वो मरीज सबसे पहले अस्पताल में ही जाए जहां चिकित्सक उपलब्ध है। बहरहाल सांपों की 70-80% प्रजातियां जहरीली नहीं होती हैं और जो बची हुई 20% प्रजातियां जहरीली होती भी हैं, तो उसमें 50% का जहर नहीं चढ़ता है। सर्पदंश की घटनाओं में यदि जहरीले सांपों ने नहीं काटा है तो मरीज बिना कोई उपचार लिए भी ठीक हो जाता है। इसलिए भ्रांति फैल जाती है कि झाड़ फूंक से ठीक हो गया। ये बात आम जनमानस को जानना जरूरी है ताकि लोग झाड़ फूंक के चक्कर में ना पड़ें। मदन महल रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 के बाहर बना ऑटो प्रीपेड बूथ बंद पड़ा है, जिसके कारण यात्रियों को बेहद परेशानी उठानी पड़ रही है। वहीं ऑटो चालक भी मनमाना किराया वसूल रहे हैं। मदन महल रेलवे स्टेशन के बाहर बना प्रीपेड बूथ काफी समय से बंद पड़ा है, लिहाजा स्टेशन पर उतरने वाले यात्रियों से ऑटो चालक मनमाना किराया वसूल रहे हैं और सवारियों को लेकर ऑटो चालकों के बीच भी आए दिन विवाद की स्थितियां निर्मित होती रहती हैं।
दिक्कतें बाहरी ऑटो लग रही हैं और प्रीपेड बूथ भी बहुत काफ़ी दिन से बंद है। मैडम रहती रही तो कोई दिक्कत नहीं होती रही, परेशानी बस यही दिक्कत। पुलिस ना रहने से क्या दिक्कतें हो रही हैं? दिक्कतें ऊट पटांग गाड़ियाँ लगती हैंगी, बाहरी गाड़ी लगती हैंगी और हम लोग अंदर से चलाते हैंगे प्रीपेड बूथ से। तो क्या प्रॉब्लम इसमें ये होती है कि बाहरी ऑटो जो आती हैंगी तो मान लीजिए जेब कट आता, सवारी आके इधर पे बोलती है कि भैया इधर से बैठ के करके कहते हैं, ये प्रॉब्लम है। बस यही अवैध गाड़ी लग रही हैं, कोई मतलब वही नहीं है, देख रेख के लिए कोई है ही नहीं। कब से बंद है बूथ? 2 महीना हो गए। किसी शिकायत करी आप लोग ने? अब किससे करे भैया, कोई होना भी तो चाहिए यहाँ। और मदन महल के निर्माण कार्य के चलते वहाँ काफ़ी व्यवस्था अस्त व्यस्त है, इसीलिए उसी पास में जो फ्लाईओवर बन रहा है वहाँ भी दिक्कतें हैं। तो वहाँ ट्रैफिक थोड़ा सा इन कारणों से अस्त व्यस्त है। पर जहाँ तक ट्रैफिक पुलिस की बात है तो हम जैसे ही थोड़ी सी वहाँ की व्यवस्था सुधरेगी वहाँ व्यवस्था लगवा देंगे। वहीं बूथ में यातायात पुलिस कर्मियों की मौजूदगी को लेकर पुलिस अधिकारी व्यवस्थाएं जल्दी ही दुरुस्त करने का हवाला दे रहे हैं। एक और जहां कई क्षेत्रों में जलापूर्ति बाधित होने से लोग परेशान हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कई जगहों में नल गंदा पानी उगल रहे हैं। गंदा और दूषित पानी आने से हलाकान स्थानीय रहवासियों में रोष व्याप्त है। यादव कॉलोनी समेत आसपास के क्षेत्रों के लोगों का कहना है कि दूषित पानी कई संक्रामक बीमारियों को जन्म दे रहा है। यादव कॉलोनी सहित शहर के कुछ अन्य इलाकों में नलों से गंदा और दूषित पानी आने की शिकायतें सामने आ रही हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि कई स्थानों में तो जल संकट व्याप्त है और जिन क्षेत्रों में पानी आ रहा है वहां पर नल गंदा पानी उगल रहे हैं, जिसके सेवन से लोग संक्रामक बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। क्षेत्रीय जनों के मुताबिक फिल्टर नहीं होने की वजह से संभवतः नलों में गंदा पानी आ रहा है। इस समय स्थिति ये है कि आधे शहर में मैं देख रहा हूँ, हमारे यहाँ भी देखा मैंने, पाइपों से जो पानी आ रहा है नल का, तो नालों से होके आ रहा है, वो बहुत ही गंदा आ रहा है। तो मेरा नगर निगम से यही प्रार्थना है, जहाँ जहाँ ना पाइप लाइनें आपकी दुरुस्त नहीं हैं, क्योंकि नल बंद होने के बाद, चाबी बंद होने के बाद वो पानी गंदा उसमें घुसता है और वो सीधे फिर चालू होने के बाद घरों में आता है, उससे बीमारी फैलने का पूरा खतरा है। इस समय बहुत ज़्यादा, इस समय बहुत मैला पानी आ रहा है, बहुत ज़्यादा। अभी आपने खुद देखा, वीडियो बनाया है किस प्रकार गंदे नालों का पानी इस समय मिक्स है, बहुत सा ही पानी आ रहा है। इस समय जो नल का पानी पहले आता रहा बिल्कुल क्लीन आता रहा, बिल्कुल और स्वाद रहता रहा। आजकल तो ऐसा आता रहा पानी जैसे उसमें बोरिंग का पानी मिक्स है। स्थानीय जनों ने जलापूर्ति व्यवस्था सुधारे जाने की मांग की है। केंद्र की भाजपा सरकार पर ईडी का दुरुपयोग करने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने टाउन हॉल में धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि देश की जनता महंगाई से त्रस्त है, विपक्ष आवाज ना उठाए, इसके लिए कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को ईडी के जरिए षड्यंत्र पूर्वक प्रताड़ित करवाया जा रहा है। कांग्रेस की शीर्ष नेता सोनिया गांधी से ईडी पूछताछ कर रही है। इसे लेकर देश भर के कांग्रेस कार्यकर्ता आक्रोशित हैं। केंद्र की भाजपा सरकार पर ईडी के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन हो रहे हैं। इसी कड़ी में जबलपुर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने टाउन हॉल स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष धरना देकर सरकार के खिलाफ विरोध जताया। जिस तरह से लोकतंत्र को कमजोर करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, एक तरफ माननीय सोनिया जी, राहुल जी को पिछले कुछ दिनों से लगातार ईडी के नाम पे लगातार लंबी पूछताछ हो रही। हम लोग ये पूछना चाहते हैं, हिंदुस्तान में गरीब आदमी की समस्याओं की जरूरत है या एक शोबाजी करके इन मुद्दों को दबाने की जरूरत है कि सोनिया गांधी जी से पूछताछ चल रही, राहुल जी से जिन मुद्दों पे एक दिन में पूछताछ पूरी हो सकती है, लगातार पूछताछ कर करके दिखाना कि बहुत बड़ा अपराध है। मैं पूछना चाहता हूँ, विजय माल्या, नीरव मोदी, बड़े बड़े लोग जो पैसा लेके भाग गए, दाऊद इब्राहिम जैसा अपराधी को भारतीय जनता पार्टी पकड़ नहीं पा रही है। और एक तरफ जो देश का जिन्होंने नेतृत्व किया, जिन्होंने देश की सेवा की, जो देश के प्रति अपनी जान और कुर्बानियां जिस परिवार ने, उसको जिस ढंग से परेशान किया जा रहा है, इन सब मुद्दों को लेके, गरीब आम जनता की महंगाई और इन सब मुद्दों को लेके आज कांग्रेस पार्टी का धरना प्रदर्शन है जो पूरे हिंदुस्तान में जारी है। इस तरीके से सत्ता का दुरुपयोग इस देश में किया जा रहा है, आज़ादी के बाद कभी भी ऐसा समय नहीं आया। लोगों ने पक्ष में रहे हो चाहे विपक्ष में रहे हो, राजनीतिक दल ने अपनी मर्यादाओं को कायम रखा है और लोकतंत्र को स्वस्थ और सुंदर रखा है। लेकिन जिस तरीके से आज केंद्र की सरकार चल रही है, तमाम विपक्षी दलों के ऊपर जांचें बिठाई जा रही हैं, वे जांचें बिठाई जा रही हैं जिसका कोई आधार नहीं है, और वह एजेंसियां जो कि देश हित में काम करती थी आज सरकार की कठपुतली के तौर पर काम कर रही है, जिसके विरोध में आज हम लोग यहाँ धरना स्थल पर बैठे हैं।
धरने में बड़ी संख्या में महिला कांग्रेस कार्यकर्ता भी शामिल रहीं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को षड्यंत्र पूर्वक प्रताड़ित करने की कोशिश की जाएगी तो तीव्र आंदोलन किया जाएगा। 10 रुपए के लेन देन को लेकर कुछ युवकों ने एक ऑटो चालक की बेरहमी से पिटाई कर दी और मारपीट करते हुए उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वायरल वीडियो को संज्ञान में लेते हुए पुलिस ने पीड़ित ऑटो चालक की पतासाजी की और फिर उसकी शिकायत पर एफआईआर दर्ज करते हुए 3 लोगों को हिरासत में लिया है। घटना गढ़ा थाने के ठीक सामने की बताई जा रही है। गढ़ा थाने के ठीक सामने एक ऑटो चालक छोटू साहू को कुछ लोगों ने बेरहमी से मारा। इतना ही नहीं, उससे मारपीट करने का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इस वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर गढ़ा पुलिस ने ऑटो चालक की खोजबीन की और फिर उसकी शिकायत के आधार पर मामले में एफआईआर दर्ज कर मारपीट करने वाले आरोपियों को हिरासत में ले लिया। मारा था उन लोगों ने। क्यों मारा था? जे कि पैसे दो पीने खाने के लिए। और फिर किस तरह से कौन लोग थे? जानते थे उन लोग को? जी, वो काली है और सुमित है और एक लड़का हुआ वो। तो विवाद किस बात का था क्या? नहीं, जे पैसे तो दारू पीने मैंने नहीं दिया तो मारपीट कर। तो मामले का संज्ञान लेते हुए थाना गढ़ा ने इस पे आरोपियों की सीसीटीवी फुटेज देख के तलाश की और वहाँ के ही रहवासी संजीवनी नगर के आरोपी उनको हिरासत में लेके कथन लिए गए और फिर आवेदक की तलाश कर आवेदक को बुलाया गया। फिर आवेदक की एफआईआर पर इन पे मामला पंजीबद्ध किया गया है, जिस पर आवेदक के द्वारा बताया गया कि ये बीती रात की घटना है, जिस पर ये शराब दुकान में शराब पीने के लिए गया था। वहाँ पे जो स्थानीय दुकान है वहाँ पे जाके 2 लोग बैठ के दारू पी रहे थे, तो उन्होंने इनके साथ अभद्रता करी। उसमें से एक व्यक्ति जो दारू के नशे में था उसने इसको रोक के दारू के लिए पैसे मांगे, जिस पर से इनका विवाद हुआ और ना देने पर से इसको उन्होंने मारा पीटा और रोड पे घसीटा। तीनों लोग अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और इनको न्यायालय शीघ्र पेश किया जाए। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ मारपीट की घटना का वीडियो क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। लोगों का कहना है कि थाने के ठीक सामने पूरा वाकया घटित हुआ, लेकिन पुलिस को मामले की खबर ही नहीं लगी। वीडियो वायरल होने के बाद मामला पुलिस के संज्ञान में आया। बेलबाग थाना क्षेत्र के तहसीली चौक स्थित सत्यमेव जयते अपार्टमेंट की 3री मंजिल से गिरकर मृत हुए अधिवक्ता नितिन सोलंकी की पीएम रिपोर्ट फिलहाल पुलिस को नहीं मिली है। पुलिस के अनुसार आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। तहसीली चौक स्थित सत्यमेव जयते अपार्टमेंट की 3री मंजिल से गिरकर मृत हुए नितिन सोलंकी के मामले में पुलिस हत्या और हादसे में ही उलझी है। फिलहाल पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं मिली है। वहीं एडिशनल एसपी संजय अग्रवाल का कहना है कि आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। वो अपने ऊपर सीढ़ियों से स्लिप होकर गिरे, उनकी वहाँ पे दुखद मृत्यु हुई है। इस पर पुलिस ने मर्ग कायम करके उनकी बॉडी का पीएम करवाया है। अभी पीएम रिपोर्ट अप्राप्त है और आसपास के घटनास्थल के सीसीटीवी फुटेज देखने से ऐसा पता चल रहा है कि वो बहुत जल्दी में थे और वो स्लिप होके उनकी ये घटना हुई है। और चूँकि प्रकरण एक एडवोकेट से संबंधित है तो इसमें हर पहलू पे हम जांच करेंगे। अभी पीएम रिपोर्ट आ जाए। गौरतलब है कि नितिन 2 दिन पूर्व ही 3री मंजिल से गिरा था और उसे जब तक अस्पताल पहुंचाया गया तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। कैंट पुलिस ने एक गांजा तस्कर को देसी पिस्टल, कारतूस और 7 किलोग्राम गांजे के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी नागपुर का रहने वाला है, जो वर्तमान में पासी मोहल्ला सर्वेंट क्वार्टर में अपनी विधवा बहन के घर पर रह रहा था। पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर आरोपी को पिस्टल और कारतूस के साथ पकड़ा। पूछताछ करने के बाद उसकी निशानदेही पर पासी मोहल्ला स्थित सर्वेंट क्वार्टर में उसके द्वारा छिपाकर रखा गया 7 किलोग्राम गांजा भी जब्त किया गया। मामले में एनडीपीएस एक्ट और अन्य धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। कैंट पुलिस ने बीती रात सदर क्षेत्र में दबिश देकर नागपुर के रहने वाले मोहम्मद फैजान नामक एक शख्स को देसी पिस्टल और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। पूछताछ करने पर फैजान ने बताया कि वो सदर पासी मोहल्ला के सर्वेंट क्वार्टर में अपनी विधवा बहन के साथ रहता है।
पुलिस ने जब उसकी निशानदेही पर घर की तलाशी ली तो पुलिस को घर में 7 किलोग्राम गांजा भी बरामद हुआ। पूछताछ पर मोहम्मद फैजान ने गांजा बेचने की बात भी पुलिस को बताई। इस आधार पर पुलिस ने फैजान के विरुद्ध NDPS एक्ट और अन्य धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है। पुलिस मामले की विवेचना कर रही है। विगत रात्रि थाना कैंट पुलिस के द्वारा सूचना के आधार पर एक व्यक्ति मोहम्मद फैजान अंसारी, जो कि मोमिनपुरा कब्रिस्तान के पास नागपुर का रहने वाला है, कि कब्जे से एक देसी पिस्टल, एक कारतूस साथ बरामद की गई थी और आरोपी फैजान खान को थाने पर लाने के उपरांत पूछताछ करने पर कि पिस्टल कहाँ से लाई है, जानकारी दी गई कि उसके घर में, जहाँ वो रहता है, पासी मोहल्ला गली नंबर 2 में अपने घर में बेचने के लिए काफ़ी मात्रा में गांजा रखा है। पुलिस के द्वारा उसके द्वारा बताए अनुसार ही सूचना की तस्दीक की और आरोपी मोहम्मद फैजान अंसारी के वर्तमान निवास, जो गली नंबर 2 पासी मोहल्ले में है, के कब्जे से 7 किलो अवैध मादक पदार्थ गांजा जब्त किया गया है। आरोपी गिरफ्तार किया गया, जिसे आज माननीय न्यायालय पेश करेंगे। फैजान मूलतः नागपुर मोमिनपुरा कब्रिस्तान के पास का रहने वाला है। पुलिस उसके आपराधिक रिकॉर्ड का पता लगाने के लिए नागपुर पुलिस से भी संपर्क कर रही है। साथ ही इसकी गिरफ्तारी की जानकारी भी नागपुर पुलिस से साझा की जा रही है। खबरों का ये क्रम लगातार जारी है। आप देखते रहिए BTV न्यूज।